अब जान लेते हैं न्यायिक प्रक्रिया क्या कहती है, यानी कि न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू क्या अधिकार हैं पुरुषों के पास। पुरुषों को उचित कानूनी प्रतिनिधित्व लेने का अधिकार है, यानी कि पूरा अधिकार है एक पुरुष को कि वो कानूनी तौर पर अपना प्रतिनिधित्व करवा सकता है किसी एडवोकेट के थ्रू, किसी लॉयर के थ्रू। झूठे आरोपों से बचाव का भी उसको पूरा अधिकार है, यानी कि उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं उसकी पत्नी के द्वारा या पत्नी के परिवार के द्वारा, जैसे कि 498 एक बहुत ही आम केस है, जो पत्नी झूठे आरोप लगा देती है जिसके थ्रू अपने पति पर, और एक दहेज के सेक्शन 3 और 4 ऑफ डिवोर्स एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत ही आम धाराएं हैं जो पति पर लगती ही लगती हैं, जो कि कभी कभी किसी किसी केस में पत्नी अपने पति के खिलाफ और उसके परिवारजनों के खिलाफ बहुत ही झूठे आरोपों के तहत इनको लगाती हैं। कुछ और भी ऐसी धाराएं हैं, तो उनके बचाव में भी पति को पूरा अधिकार है अपना ग्राउंड रखने का न्यायालय के सामने। झूठे आरोपों से वह अपनी सुरक्षा कैसे करे, इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आईपीसी धारा 498 जो है दहेज प्रताड़ना, उसका दुरुपयोग आमतौर पर अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसमें क्रूरता के अंतर्गत ये धारा आती है 498 ए। तो ये हम जो एक आमतौर पर हमारी धारणा है कि 498 ए तो सिर्फ पत्नी ही लगा सकती है, ऐसा नहीं है। अगर पत्नी ने झूठे आरोप लगाए हैं पति पर और दहेज का झूठा केस दायर किया है, तो इसके आधार पर पति भी अपनी पत्नी के खिलाफ 498 ए में एफआईआर दर्ज करा सकता है, केस फाइल कर सकता है दहेज प्रताड़ना में, कि उसको दहेज का झूठा आरोप लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक और शारीरिक तौर पर उसे उत्पीड़ित किया जा रहा है, क्रूरता की जा रही है उसके साथ। दूसरा पॉइंट आता है जहां पर वो झूठे आरोपों से अपनी सुरक्षा कर सकता है पति, वो है झूठे मामले पर काउंटर एफआईआर दर्ज करवाना। यानी कि अगर कोई एफआईआर पत्नी ने पति के खिलाफ की है और वो पूरे ही झूठे आधारों पर बनाई गई है, तो वो अपने प्रूफ के साथ में उस एफआईआर के समक्ष काउंटर एफआईआर दर्ज करवा सकता है थाने में, और उसमें प्रूफ दे सकता है कि जो आधार पत्नी ने अपने पति पर लगाए हैं वो बिल्कुल ही निराधार हैं, झूठे हैं। तीसरी सुरक्षा आती है जो पति ले सकता है अपने संदर्भ में, अपने फेवर में, वो है मानहानि का केस करना। यानी कि जब आपने एफआईआर काउंटर एफआईआर लगाई और उसमें आपने पूरे ठोस सबूत दे दिए कि आपके ऊपर जो एफआईआर की गई है आपकी पत्नी के द्वारा या पत्नी के परिजनों के द्वारा वो बिल्कुल झूठी थी, ये सबूत आप ठोस सबूत दे चुके हैं और आपने इसको साबित कर दिया है, तो इस बिहाफ पर आप अपनी पत्नी के खिलाफ डिफॉर्मेशन का केस फाइल कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं, मानहानि का केस, जो आपकी बहुत ही सुरक्षा करेगा। इसके बाद एक पॉइंट आ जाता है आपका सीआरपीसी में है ये धारा 482, यानी कि इसमें इनहेरेंट पावर होती है हाई कोर्ट को। इनहेरेंट पावर यानी कि उसकी अपनी पावर होती है, वो उसमें उसे कोई लिमिट नहीं है, वो किसी धारा के अंतर्गत यानी कि सेक्शन के अंतर्गत लिमिटेड नहीं है कि वो ऐसा ही करेगी या उसको ऐसा ही करना पड़ेगा। 482 धारा के अंतर्गत हाई कोर्ट को अनलिमिटेड पावर है कि वो केस की सिचुएशन और केस के फैक्ट्स को और मेरिट्स को जानते हुए कोई भी फैसला ले सकती है। उसके अंतर्गत एफआईआर रद्द कराने की याचिका वह डाल सकता है, यानी कि अगर थाने में पुलिस नहीं सुन रही है, उसकी सुनवाई नहीं कर रही है कि काउंटर एफआईआर के लिए, तो वो सीधे धारा 482 ऑफ सीआरपीसी में जा सकता है हाई कोर्ट में, जिसके थ्रू वो अपने सबूत पेश करके, जिसमें वो यह साबित कर सके कि जो उस पर एफआईआर लगाई गई है पत्नी के थ्रू वो बिल्कुल निराधार है, झूठे आरोप लगाए गए हैं। इसको अगर वो साबित करता है तो 482 के थ्रू हाई कोर्ट डायरेक्ट थाने को यानी कि थाना प्रभारी को ये या आईओ को ये आदेश दे सकते हैं कि उस धारा जो एफआईआर पत्नी के द्वारा पति पर लगाई गई है झूठे आरोपों में, उसको रद्द कर दे। इसमें एक केस भी आया महत्वपूर्ण जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था। केस का नाम था राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2017 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 498 ए का दुरुपयोग रोकने के लिए परिवार कल्याण समिति का गठन होना चाहिए।
परिवार कल्याण समिति के गठन के निर्देश के लिए जो ये केस आया था, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, अगर आप चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत ही आपको सहजता से ये पूरा बेस समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो है बच्चों की कस्टडी। अगर ऐसा कोई विवाद चल रहा है पति और पत्नी के बीच, तो सबसे ज़्यादा पिसाव होता है वो बच्चों का होता है। सबसे ज़्यादा बच्चे पिसते हैं अपने माता पिता के बीच में। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आता है बच्चे की कस्टडी का, कि बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी। और कस्टडी मिलने के बाद हम आमतौर पर धारणा फिर से देखें अगर समाज की, तो हमारे दिमाग में तुरंत इस क्वेश्चन का जवाब यही आता है कि भाई माँ को मिलेगी, माँ को मिलनी चाहिए, और माँ को ही मिलती है। ज़्यादातर झुकाव जो रहता है एक, वो माँ की तरफ रहता है, माँ के फेवर में रहता है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या मुलाकात का भी अधिकार पिता को होगा या नहीं? इन पॉइंट्स पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो आपकी जानकारी में रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस धारणा को अब आप बदल दीजिए कि बच्चे की कस्टडी हमेशा माँ को ही मिलेगी और माँ को ही मिलती है। पिता को भी बच्चे की अभिरक्षा यानी कि कस्टडी और मिलने का यानी कि विजिटेशन का अधिकार है। वो आपके केस की सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन यस, पिता को भी कस्टडी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत रूलिंग्स ऐसी निकाली हैं जहाँ पे माता को उनकी कस्टडी नहीं दी गई है, वो एबल नहीं रही हैं, योग्य नहीं रही हैं, खुद को साबित नहीं कर पाई हैं कि वो बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सकती है, बच्चे के जीवन का भरण पोषण कर सकती है, उसको एक अच्छी शिक्षा दे सकती है, एक अच्छा सामाजिक तौर पर उसका ग्राउंड तैयार कर सकती है, ताकि वो अच्छे से अपनी लाइफ की ग्रोथ कर सके। तो पिता को भी अधिकार है कि वो कस्टडी ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत कस्टडी की मांग कर सकते हैं पिता। एक एक्ट है हमारा गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, उसके थ्रू पिता अपने बच्चे की कस्टडी लेने के लिए अपना सूट फाइल कर सकते हैं, अपनी प्रार्थना दायर कर सकते हैं न्यायालय के सामने। कोर्ट बच्चे के हित में निर्णय लेता है, ना कि सिर्फ माता के हित में कि माता के पास ही बच्चे जाने चाहिए। हमेशा जो न्याय का उद्देश्य होता है कस्टडी के मैटर में, बच्चों की कस्टडी के मैटर में, वो डिपेंड करता है बच्चों के हित में। तो कई बार ऐसा हुआ है और पूरा अधिकार है पुरुष को कि वो अपने बच्चों की कस्टडी ले सकता है। इस पे एक महत्वपूर्ण केस आया था जिसका नाम मैं आपको बता देती हूँ। गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल, 2009 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण रूलिंग थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिता को बच्चे की कस्टडी दी जाए जब माँ बच्चे के हित में ना हो, यानी कि माँ जब बच्चे के हित में ना सोच पा रही हो, ना कर पा रही हो, तो पिता को अपने बच्चे की कस्टडी मिलनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं भरण पोषण और गुजारा भत्ता की, एलिमनी की। यानी कि कोर्ट पति की आय, पत्नी की योग्यता और खर्चों का ध्यान रखकर ही एलिमनी अब डिसाइड करती है। ऐसा नहीं है कि पत्नी है तो उसको एलिमनी मिलेगी ही मिलेगी। अब आजकल लड़कियां इंडिपेंडेंट हो रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, जॉब करती हैं, तो इस चीज़ का हमारे समाज पे और हमारी न्यायपालिका पे भी बहुत प्रभाव पड़ा है, गहरा प्रभाव पड़ा है कि एलिमनी डिसाइड करते हुए न्यायपालिका ये देखती है कि पति कितना कमा पा रहा है, उसकी आय क्या है, पत्नी कितनी योग्य है कि वो अपना खर्चा खुद उठा सकती है, और खर्चे किस लिमिट तक हैं। दूसरा पॉइंट एलिमनी में आ जाता है अत्यधिक गुजारा भत्ता का विरोध कर सकते हैं पति। यानी कि अगर किसी भी प्रकार से कोई गुजारा भत्ता का जो अमाउंट है वो उसकी आय के थ्रू ज़्यादा बनता है उसके कंपैरिजन में, पति के कंपैरिजन की आय में, तो वो उसका विरोध भी कर सकता है, उसको अधिकार है। तीसरा पॉइंट आपका आता है अगर पत्नी सक्षम है तो भरण पोषण से मुक्ति की मांग कर सकते हैं पति, यानी कि पुरुष। अगर पत्नी अच्छी पढ़ी लिखी है, अगर वो कमा रही है, जॉब कर रही है, और उसके बाद भी वो एलिमनी का केस फाइल करती है अपने पति के खिलाफ, तो वो पूरा उसका काउंटर कर सकते हैं, उसका मांग कर सकते हैं उसके अपोजिट में कि वो सक्षम है उसकी पत्नी कमाने के लिए, तो उसको भरण पोषण ना दिया जाए। इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय आया था जो पुरुषों के फेवर में था, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। कंचन बनाम कमलेंदु केस का नाम था, जो कि 1993 का केस था, 1993 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पत्नी के आय के स्रोत होते हुए भी भरण पोषण की मांग
खारिज करने योग्य है। यानी कि अगर पत्नी की आय के स्रोत पत्नी के पास हैं कि वह कमा सकती है, चाहे बिजनेस से, चाहे जॉब से, जिस भी तरीके से कमा रही है, तो अगर ऐसी पत्नी अपने पति के खिलाफ भरण पोषण का केस फाइल करती है तो खारिज करने योग्य होगा। इसमें दूसरा पॉइंट आता है संपत्ति पर अधिकार। अगर विवाद चल रहा है पति पत्नी के बीच तो संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, इसको जान लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये पतियों के लिए, पुरुषों के लिए। पत्नी को पति की स्वयं की संपत्ति पर स्वचालित अधिकार नहीं है। यानी कि जो पति की स्वयं की संपत्ति है उस पर स्वचालित अधिकार नहीं मिल पाएगा। पुरुष अपनी अर्जित और पैतृक संपत्ति पर अधिकार रखता है। यानी कि पुरुष जो है उसका अधिकार अपनी अर्जित खुद की जो संपत्ति है अर्जित की हुई उस पर, और अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार पूरा रखता है। उसमें अगर कोई दखल किसी पुरुष की पत्नी कर देती है तो उसको पूरा अधिकार है उसका काउंटर करने का। तीसरा पॉइंट आता है संयुक्त संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर स्पष्ट कानूनी प्रावधान लागू होते हैं। यानी कि जो संयुक्त संपत्ति है, पति पत्नी की दोनों की जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसमें हिस्सेदारी को लेकर, पार्टीशन को लेकर स्पष्ट कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, जो कि उनके थ्रू वह अपना काउंटर या अपना डिफेंस ले सकता है। उसको अधिकार है अपने केस में डिफेंस लेने का। निजता और मानसिक उत्पीड़न से संरक्षण। यानी कि पर्सनल और आपका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न कुछ हो रहा है तो उसके संरक्षण में पति को क्या अधिकार है पुरुष को, वो जान लेते हैं। सोशल मीडिया पर बदनाम करने या ब्लैकमेलिंग से सुरक्षा पा सकते हैं। अगर कोई पत्नी सोशल मीडिया पर अपने पति को बदनाम कर रही है, ऐसा कोई पोस्ट रिलीज कर रही है या उसको ब्लैकमेल कर रही है तो उसके भी खिलाफ वे सुरक्षा पा सकते हैं। वह इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं न्यायालय में, और उनको अधिकार है सुरक्षा पाने का इस मैटर में। दूसरा आपका आता है आईटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और उसमें उनको पूरा अधिकार है कि अपने लिए डिफेंस लें और अपनी सुरक्षा के लिए लड़ें। इसके बाद आता है आपका आपसी सहमति से तलाक और समझौता। यानी कि गुजारा भत्ता, संतान की कस्टडी और संपत्ति बंटवारे पर चर्चा कर सकते हैं। यानी कि जब सहमति से तलाक होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में तलाक होता है, तो इसमें चर्चा के विषय जो हैं पुरुष को पूरा अधिकार है कि वो इन मैटर्स पे चर्चा कर सकता है। यानी कि गुजारा भत्ता कितना हो सकता है, कितना दे सकता है, वो वन टाइम देगा, सेटलमेंट वन टाइम करेगा या होल लाइफ देगा, कैसे होगा उसका सेटलमेंट। आपकी संतान की कस्टडी कहाँ रहेगी, क्या उसको विजिटेशन का राइट होना चाहिए या उसको कस्टडी पूरी चाहिए, इस मैटर पे भी बात कर सकता है। और संपत्ति बंटवारे पर भी चर्चा कर सकता है। इसके बाद एक और पॉइंट आता है, वह अन्यायपूर्ण शर्तें अस्वीकार करने का अधिकार रखता है पुरुष। यानी कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अगर कोई डिवोर्स हो रहा है और उसमें पत्नी कुछ अन्यायपूर्ण शर्तें मनवाना चाहती है तो उनको अस्वीकार करने का पूरा अधिकार रखता है। ऐसा नहीं है कि उसको हर बात, हर शर्त अपनी पत्नी की माननी ही पड़ेगी। इसके बाद आते हैं पुरुषों के लिए उपलब्ध कानूनी उपाय क्या हैं। सीआरपीसी की धारा आती है 125, जिसमें कि मेंटेनेंस आता है, एलिमनी आता है। भरण पोषण के विरोध में याचिका दायर कर सकता है वो कि ज़्यादा उसको अमाउंट देना पड़ रहा है या उसकी पत्नी इतनी योग्य है कि वो अपना आय का साधन खुद स्रोत बना सकती है, उसके बावजूद भी वो भरण पोषण लेना चाह रही है, तो वो धारा 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत अपनी भरण पोषण की याचिका के विरोध में जा सकता है, उसको अधिकार है। दूसरा आपका आता है सिविल केस। सिविल केस के द्वारा वो अपने अधिकारों को ले सकता है, यानी कि मानसिक उत्पीड़न या मानहानि के लिए वो अपना केस फाइल कर सकता है पत्नी के खिलाफ। तीसरा आपका आता है मीडिएशन और लोक अदालत जैसे विकल्प उसके लिए साधन बन सकते हैं उसके अधिकारों को प्राप्त करने के न्यायिक रूप में। इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण केस जो उदाहरण बने हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी धाराएं महिलाओं के फेवर में होते हुए भी पुरुषों के लिए काफ़ी अधिकार दिए हैं और काफ़ी उनके फेवर में महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। उनमें एक आता है राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2017, जो मैंने अभी आपको बताया 498A के खिलाफ एक केस था, जिसमें कि दिशा निर्देश दिए गए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू किसके खिलाफ, 498A के दुरुपयोग के खिलाफ। दूसरा आपका केस था सुशील शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का।
जिसमें कानून को उत्पीड़न का औजार नहीं बनाना चाहिए। ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दुरुपयोग कर रही हैं महिलाएं अपने अधिकारों का, तो कानून को उत्पीड़न का औजार नहीं बनाना चाहिए। तीसरा एक महत्वपूर्ण केस था रोशन लाल बनाम रितु, 2015 का मैटर था ये। इसमें झूठे 498A के खिलाफ पति को अंतरिम राहत प्राप्त हुई थी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। इसमें अब आते हैं सुझाव पर। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ पुरुषों को, जिनको वो याद रखनी चाहिए, उनके लिए सुझाव है। अगर ऐसा कोई विवाद आपके जीवन में चल रहा है तो आपको याद रखना चाहिए कि सभी बातचीत, जो भी आपकी पत्नी से आपकी बातचीत या पत्नी के कनेक्शन में या उसके परिवारजनों से जो भी बातचीत हो रही है, ईमेल हो रहा है या खर्च हो रहा है या मैसेज से कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, उससे कोई भी कॉन्टैक्ट हो रहा है, उसके सबूत संभाल कर रखें। नोटिस अगर उनके पास कोई पत्नी के थ्रू आता है, अपने वैवाहिक जीवन के विवाद से संबंधित कोई भी नोटिस अगर पति को मिलता है, पुरुष को मिलता है, तो उसको अनदेखा ना करें इसमें, वरना न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी और न्यायालय उसमें सख्त कठोर कोई कदम उठा सकता है। इसलिए किसी भी नोटिस की अनदेखी ना करें। अनुभवी वकील से सलाह लें, जिसको अनुभव हो उससे सलाह लें कि आगे आपके मैटर में, पर्टिकुलर आपके मैटर में क्या होना चाहिए और पर्टिकुलर आपके मैटर में क्या सही रहेगा। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे सुझाव के में कि काउंसलिंग या सुलह के विकल्प को प्राथमिकता दें। यानी कि अगर सुलह हो सकती है, अगर आपको लगता है कि कुछ गलतियां आपसे हुई हैं या कुछ गलतियों को अनदेखी किया जा सकता है, तो मेरा विचार और मेरा सुझाव यही रहेगा कि गृहस्थ जीवन को ख़राब ना होने दें, उसको कुछ अनदेखी करके, कुछ अनसुना करके चीज़ों को संभाल लें और काउंसलिंग की अगर ज़रूरत पड़ती है तो काउंसलिंग प्रॉपर लें। निष्कर्ष क्या निकलता है, अब बस ये जान लेते हैं। तलाक दोनों पक्षों के लिए कठिन प्रक्रिया है। पुरुषों को भी कानून में समान सुरक्षा और अधिकार प्राप्त हैं। पुरुष किसी भी तरीके से घबराएं ना, अगर वो सही हैं अपनी जगह पर। सही जानकारी और विधिक मदद से न्याय सुनिश्चित करें। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें मैटर आता है एक एडवोकेट का, एक लॉयर का, जो काफ़ी अनुभव जिसको हो, उनसे सलाह लें, विधिक जानकारी लें और आगे आपके लिए क्या सही रहेगा उसका निर्णय करें। धन्यवाद।